हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। तो इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए समझने के लिए अच्छे से। आइए समझते हैं फेज क्या होता है। इसके पहले हमने आप लोग को पिछले वीडियो में ये सिखाया है कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के दो हमने तरीके बताए थे। एक साइनसॉइडल कर्व जो कि ऐसा होता है कुछ, और दूसरा इक्वेशन के थ्रू एट एनी इंस्टेंट टी मान लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट का मतलब होता है बच्चों कोई एक स्मॉल टाइम या कोई भी टाइम, किसी भी टाइम पर टी पर इंस्टैन्टेनियस जो वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की होती है V0 साइन ओमेगा टी। और इसी को हम लोग देख करके लिख सकते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यह आप पढ़े। एक यह है रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेकंड साइनसॉइडल कर्व, ये हम लेंगे इधर टाइम एक्सिस और ये आपका करंट है या वोल्टेज इधर है I और V। यहाँ ओरिजिन है तो ये यहाँ से ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता है। अगर आप इसे I का ग्राफ समझते हैं तो ये I के लिए साइनसॉइडल कर्व होगा। अगर इसे V का ग्राफ समझते हैं तो V का ये साइनसॉइडल कर्व है, जो कि टाइम के साथ ये वैरी करता रहता है। मतलब ये आगे जाएंगे तो क्या होगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर ग्राफ नीचे आएगा, फिर ग्राफ नीचे मैक्सिमम डाउनवर्ड में होगा, फिर धीरे धीरे जीरो होगा, फिर ऐसे टाइम के साथ ये बच्चों वैरी करता रहता है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का ग्राफ, जिसे हम लोग साइनसॉइडल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइनसॉइडल कर्व, ठीक है ना। साइनसॉइडल कर्व कहते हैं। ये कर्व है, कर्व पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो साइनसॉइडल कर्व से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है, जिससे हम लोग कहते हैं वन साइकिल। और इसमें जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ओमेगा क्या है? ओमेगा बच्चों है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर सबको पता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, या इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। ये सब आपको बेसिक जानकारी है। तो हमें जानना है कि ये फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है और फेजर डायग्राम क्या होता है। बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के। इसका पढ़ना जरूरी इसलिए है बच्चों क्योंकि ये फेजर डायग्राम जो है हमको अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी आसान बना देता है, बहुत ही इजी कर देता है ये डायग्राम, कि हम कैसे जानें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कब मैक्सिमम है अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू से, या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, या इसमें से कौन, ये कह सकते हो कि कौन सा वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू की अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कौन इसमें लीड कर रहा है, मतलब आगे कौन चल रहा है। या इसी बात को आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो, कौन इसमें पीछे चल रहा है। या तो किसी क्वांटिटी को आप आगे बताएंगे, या जो पीछे चल रहा है उसको पीछे के टर्म्स में बता सकते हैं कि ये पीछे कर चल रहा है, मतलब लैग्स बिहाइंड है। इसका मतलब यहाँ मान लो ग्राफ इसको समझते हैं करंट की। मान लो ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है? करंट का। तो मान लो करंट 0 से चल के स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम तक गया। जब ये करंट मैक्सिमम हुआ होगा तो उस समय वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? अगर वोल्टेज की वैल्यू उस टाइम अपने आप में मैक्सिमम होगी तो कहेंगे उसमें फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फेज क्या है?
फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान सुनिएगा, अगर जैसे हम कहें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है किसी टाइम t पर, तो अगर उसी टाइम आपसे अगर वोल्टेज का ग्राफ अगर देखें तो वो भी ग्राफ अगर हम यहीं पर नहीं बना सकते एक साथ ग्राफ, कभी भी हमें एक ही थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम डॉटेड से दिखा देते हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ ये जो साइनसॉइडल दोनों कर्व है, साइनसॉइडल कर्व, ये क्या कर रहा है, यहाँ दोनों ग्राफ की वैल्यू मतलब ये पे सेम है, यहाँ साथ साथ मैक्सिमम साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम साथ साथ मिनिमम। जब साथ साथ मैक्सिमम और साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम साथ साथ मिनिमम होते हैं तो आप कह सकते हो कि दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। फेज का मतलब ये होता है एक एंगल से। तो यहां आप इक्वेशन को देख रहे हैं v = v0 sin ωt। आप इसी बात को यहां पे ग्राफ में देख रहे हो, इन दोनों इक्वेशन को मिला करके आप इसी बात को इस ग्राफ के हेल्प से समझ रहे हो। फिर भी इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आती, क्योंकि हम इसी से अंडरस्टैंड करते हैं और इसी से हम आगे कैलकुलेशन भी करेंगे। यहाँ पे फेज़र का यूज़ क्या होता है, इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग फेज़र यूज़ करते हैं। फेज़र, और फेज़र है क्या भी बताता हूँ। तो पहले आप फेज जानिए क्या होता है। फेज एक एंगल है, तो यहाँ ओमेगा टी क्या है, फेज है। यहाँ ओमेगा टी क्या है, ये फेज है। ये आपका क्या है, फेज। तो फेज का मतलब होता है इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल। यह एक एंगल है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा करंट लीड कर रहा है, कौन लैग्स बिहाइंड है, या क्या सेम फेज में है, मतलब कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। ये होती है आगे पीछे का मतलब वैल्यू साथ साथ मैक्सिमम साथ साथ मिनिमम हो रही है, तो हम कहेंगे कोई फेज में डिफरेंस नहीं है। तो उसके लिए हम एंगल जो रखेंगे, जो एंगल रखते हैं वो एंगल सेम होता है। तो मतलब ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होना चाहिए, मतलब एंगल सेम है, यू कैन से नो फेज डिफरेंस। क्लियर है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आगे चल के हम टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम लोग एक फेज़र यूज़ करते हैं। फेज़र है क्या, अब आप जानिए फेज़र क्या है। फेज़र इज एन रोटेटिंग वेक्टर, सॉरी ए रोटेटिंग वेक्टर। फेज़र इज अ रोटेटिंग वेक्टर है। ये क्या है बच्चों, रोटेटिंग वेक्टर which represent जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वांटिटी है, साइनसॉइडली कर्व कह सकते हो आप लोग, वैरी विथ टाइम ये भी कह सकते हो, which रिप्रेजेंट साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैरिंग क्वांटिटी का मतलब ये हुआ टाइम के साथ वैरी करना। यही है फेज़र। ये फेज़र की डिफिनीशन है आपकी। फेज़र इज अ रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटी, इसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फेज़र एक रोटेटिंग वेक्टर है, तो आप लोग ये सोच रहे हो यहाँ पे वेक्टर का काम क्या है। भाई हमारा करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जब करंट और वोल्टेज दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे वेक्टर का यूज क्या है बच्चों, इसका काम क्या है यहाँ पे है, तो ये स्केलर, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसको वेक्टर बनाते हैं बच्चों। वेक्टर बना करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, क्लियरली आसान होती है, चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है ना। तो वेक्टर है नहीं, वेक्टर बनाएंगे और इस फेजर को हम लोग डिनोट करेंगे एक एरो से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों, एरो से। इस एरो से हम लोग डिनोट करेंगे किसको, फेजर को। यही है रोटेटिंग वेक्टर। ये रोटेट कराएंगे इसको, जैसे निडल रोटेट करती है ऐसे क्लॉकवाइज, जो क्लॉक की निडल होती है इसे रोटेट करती है ना, तो इसमें जो रोटेटिंग वेक्टर होता है हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे। और ये वेक्टर जो है v के लिए भी रिप्रेजेंट होगा और i के लिए भी रिप्रेजेंट होगा, जिसमें याद रखना बच्चों, जो ये एरो का लेंथ है, लेंथ ऑफ
एरो, एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी और एवी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, जिसके लिए आप ये यूज करेंगे उसका ये जो लेंथ है वो बताता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या है, इसका डायरेक्शन है, एरो का हेड डायरेक्शन है। तो मैं चाहूंगा पहले आप वीडियो को स्टॉप करके यहां तक नोट कर लें। नोट कर लिया? तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको समझाते हैं। इसी जो आपका ये साइनसॉइडल कर्व है जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है बच्चों, वैरी कर रहा है, इसी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो रोटेटिंग वेक्टर को दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा करके, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को हम समझेंगे कि एट एनी इंस्टेंट पर, अगर हमको एट एनी इंस्टेंट पर दिखाना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की वैल्यू, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करें। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू, और इस डायग्राम में हम फेजर यूज करेंगे। इरेज कर दें, ओके। तो रोटेटिंग वेक्टर ही क्या होती है, फेजर होता है। तो आई होप कि आपको फेज और फेजर ये क्लियर हो गया होगा। तो फेज क्या है, एक एंगल है, फेज क्या है, एक एंगल है जो ये रिलेशन देता है कि कौन किससे लीड कर रहा है। इसे फेज एंगल पूरा नाम बता सकते हैं, फेज एंगल, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे ये आपका दो एक्सिस हो गए, कितने एक्सिस, दो एक्सिस। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, वाई वाई डैश, और ये एक्स एक्स डैश है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। इधर इस साइड हम ले रहे हैं टाइम, हॉरिजॉन्टल क्या लेंगे, टाइम, कि भाई टाइम के साथ ये वैरी कर रहा है। और इधर क्या लेंगे हम, इधर क्या लेंगे, इस साइड हम ले लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का वैल्यू। ये मान लो यहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे दोनों वेक्टर हैं, ऐसे एक वेक्टर हमने यहां पे वोल्टेज का ले लिया और एक वेक्टर हमने ले लिया किसका, एक वेक्टर हमने ले लिया वोल्टेज का, मतलब एक एरो वोल्टेज के लिए और एक एरो दिखाएंगे करंट के लिए। तो मान लेते हैं ये दोनों एक साथ सेम एंगुलर वेलोसिटी से, याद रखना बच्चों, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हो फेजर या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए हो, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से ये वेक्टर रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जिसका ओरिजिन जो है यहाँ से है। तो ये हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया ऐसे, और एक एरो हमने ऐसे रोटेट कर दिया, करा दिया। ये दो एरोज हैं, ये आपका किसका है, मान लेते हैं वोल्टेज का है, और एक इसका है करंट का है। याद रखना बच्चों, वोल्टेज का जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वो अल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम वैल्यू के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए उस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एक बड़ी एरो से दिखाते हैं। तो एक तरह से जो इसका लेंथ है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो एरो है ये V0 का ग्राफ है, रिप्रेजेंट करता है, इसका लेंथ V0 को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है I0 को, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे, देखो ये इसका सर्कल थोड़ा सा रेडियस कम होगा, तो एक तरह से कह सकते हैं इसका जो रेडियस होगा ऐसा होगा कुछ, ऐसा, ठीक है ना बेटा। तो इसका सर्कल का रेडियस थोड़ा छोटा होगा, और इसके सर्कल का रेडियस देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इसका भी एंगुलर स्पीड आपने पढ़ा है क्लास 11th में। तो ये एंगुलर रोटेशन कर रहा है ऐसे, है ना, सर्कुलर पाथ पर। तो इसका जो रेडियस होगा ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होगा, ऐसे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी चीज को समझना है। तो हम करंट क्या बना रहे हैं, वेक्टर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर बना करके उसे हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये ओ से लेकर इसको पॉइंट को हम कह दे ए, पॉइंट ओ ए, ये पॉइंट ओ बी, तो ओ ए जो वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, ये वेक्टर ओ ए फेजर किसका है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, जो कि मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू। और ओ बी क्या है? ये भी मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब तरह से जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा इनका मैक्सिमम वैल्यू होगा। आप एसएचएम में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये एसएचएम से भी ट्रीट करता है, एज अ रिलेट करता है, क्योंकि उसमें भी वेव्स बनते रहते हैं ऐसे ही, है ना। एसएचएम के बाद वेव आता है, तो वेव का भी साइनसॉइडल कर्व होता है। तो ठीक कुछ ऐसा यहाँ पर भी हम समझेंगे, जो 11th क्लास में आपने फेजर पढ़ा था वही फेजर यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो ये जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एट एनी इंस्टेंट पर इसका प्रोजेक्शन देखें, तो प्रोजेक्शन कहाँ देखेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो प्रोजेक्शन हमेशा वर्टिकल एक्सिस पर होगा। तो इसके कंपेयर में वर्टिकल एक्सिस कहाँ मिलेगा? वाई एक्सिस। तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन डालें ऐसे, तो ये जो पॉइंट है एन, ये एन किसका प्रोजेक्शन है? करंट का। तो ओ एन, ये जो वैल्यू है ओ एन, ये एट एनी इंस्टेंट टी पे है, एट इंस्टेंट टी पर ओ एन क्या है? करंट की वैल्यू है, जो आप I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बताते हैं। क्या बताते हैं? ये कितना होगा? ये होगा आपका I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओ एन हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट पे। ऐसे इस वोल्टेज का आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होगा? अभी हम थोड़ा इस क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे, एक क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। तो मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये कन्फर्म है। मतलब जो प्रोजेक्शन आप डालेंगे कहाँ पे? वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हम इससे अगर एक प्रोजेक्शन डाल दे कहाँ पे? वाई एक्सिस पर, यहाँ से एन डैश कह दे इसको, तो ओ एन डैश क्या होगा? ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का प्रोजेक्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ एन स्मॉल है ओ एन डैश के कंपेयर में, तो एट एनी इंस्टेंट इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो ये एट एनी इंस्टेंट पर, ये जो प्रोजेक्शन में हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, ये एट एनी इंस्टेंट पर वैल्यू देता है अल्टरनेटिंग करंट का। अब ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, यहाँ से मान लो स्टार्ट करना शुरू किए, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ये एंगल हम क्या मान लेंगे? थीटा। तो थीटा क्या है? यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप ओमेगा इक्वल टू पढ़े हैं थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा क्या है? फेज है, तो ये ओमेगा टी आ जाएगा। दोनों ही यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, इसका मतलब ये भी ओमेगा टी कवर किया होगा, लेकिन ये फेजर और ये फेजर के बीच कुछ एक्स्ट्रा एंगल बन रहा है। ये एक्स्ट्रा एंगल कौन कवर किया है? ये वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ बी एक्स्ट्रा एंगल कवर किया है, यही एंगल क्या होता है? फेज एंगल होता है। फेज एंगल मतलब फेजर के बीच का एंगल, फेजर्स के बीच का एंगल फेज एंगल, या इन दोनों के बीच का फेज में डिफरेंस। मतलब ओमेगा टी ये भी किया है, ये भी ओमेगा टी है, लेकिन ये फाई जो है एंगल एक्स्ट्रा कवर किया है। तो जितना एक्स्ट्रा कवर किया यहाँ से, ये दोनों के बीच का एंगल फेज में डिफरेंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की जो वैल्यू हो, यहाँ से यहाँ तक जो करंट की वैल्यू है आई, और ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो वी है एट एनी इंस्टेंट पे, तो ये लीड कर रहा है किससे? वी से। तो यहाँ पे आई हम ये कह सकते हैं लीड्स फ्रॉम वी एट एंगल फाई। फाई एंगल पर ये क्या कर रहा है बच्चों? आई लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है कितना? फाई एंगल, इससे फाई एंगल लीड कर रहा है। जो फेज में डिफरेंस आ रहा है वही क्या बताएंगे? उतना एंगल वो लीड कर रहा है, ये कह सकते हैं आप लोग। तो दोनों के बीच का एंगल फाइनली क्या मिला हमको? दोनों के बीच का एंगल। और देखेंगे क्या हम? एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएंगे फेजर को। मतलब एक जो रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे।
दोनों को एक साथ सेम एंगुलर वेलोसिटी से दोनों के बीच जो एंगल मिलता है, जैसे मान लो आई पहले आया है तो आई लीड कर रहा है, अगर ये वी आ गया होता, आई यहाँ पे होता, तो यू कैन से कि आई हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है वी से, या वी लीड्स कर रहा है आई से। आप ये बता सकते हो सिंपल तरीके से। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है साइनसोइडली वैरिंग क्वांटिटी को, साइनसोइडली वैरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टाइम के साथ वैरी करता है, ये साइनसोइडल कर्व। तो इसमें हम ये समझ पाते हैं कि करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है। ये आगे चलने का और पीछे चलने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू पहले मैक्सिमम कब हो रही है। तो मान लो करंट पहले मैक्सिमम हो जाए, अभी करंट क्या होगा, पहले अपने आप मैक्सिमम पहुंच जाएगा यहाँ पे, तब ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम होगा। तो पहले कौन मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा कितना, अपने रेडियस के बराबर, फिर ये जाकर के मैक्सिमम होगा अपने रेडियस के बराबर। तो ये कह सकते हो आपकी ये पीछे चल रहा है कौन, V, या ये कह सकते हो I लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जनरल जो इक्वेशन हमारा होता है I = sin ओमेगा टी, V = V sin ओमेगा टी, जो लीड करता है उसमें हम +φ ऐड कर देंगे। तो ये कितना एंगल कवर किया, तो ये टोटल एंगल ये कवर किया। तो I की इक्वेशन बनेगी I0 sin ओमेगा टी +φ, I की इक्वेशन ये बनेगा। तो V का इक्वेशन बनेगा V0 sin ओमेगा टी। क्लियर है, यहाँ I लीड कर रहा है कितना, फाई एंगल, ये फाई एंगल एक्स्ट्रा कवर किया है तो लीड कर रहा है, इसलिए इसमें +φ ओमेगा टी +φ ऐड कर देंगे। तो इसका ये फेज हो जाएगा ओमेगा टी +φ, और ये ओमेगा टी V के लिए फेज होगा एट एन इंस्टेंट पर। फेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, जितना इसमें एक्स्ट्रा प्लस हुआ है वही है फेज में डिफरेंस, और उतना ही एंगल वो लीड कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इस सब का यूज़ आगे हम टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में करेंगे। तो आई होप कि ये आपको फेज़र क्लियर हो गया होगा। और ये जो पूरा मटेरियल है फेज़र को रिप्रेजेंट करना, मैक्सिमम वैल्यू और फेज एंगल लीड्स कौन कर रहा है, जो जिस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे फेज़र डायग्राम कहते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आपका क्या है, फेज़र डायग्राम। क्लियर हो गया, फेज़र डायग्राम यही है, फेज़र डायग्राम एक डायग्राम है और कुछ नहीं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फेज़र डायग्राम। और आप इसको सिंपली तरीके से अगर ये समझ में आ गया है तो इसको हम अलग से बता सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। वो मतलब हम इतना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं बच्चों, सपोज दैट कि V और I दोनों सेम फेज में हैं, V एंड I एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं आप ऐसे समझने के लिए। V और I आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। तो इसको कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे V का एरो, यहीं से दिखा सकते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये चलेगा तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एंगल नहीं है, एक्स्ट्रा कोई एंगल नहीं, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, नो फेज में डिफरेंस। एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच, फेज डिफरेंस फाई कितना होगा, 0 डिग्री। तो यू कैन से इक्वेशन तो ही बनेगी I = I0 sin ओमेगा टी और V = V0 sin ओमेगा टी। लेकिन फेजर कैसे दिखाएंगे, ये V का हो गया तो ये क्या होगा, I का हो जाएगा। आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपली, ऐसे दिखा सकते हैं, या V ऐसे दिखा दीजिए, I ऐसे दिखा दीजिए, ये I का ये V का, दो आप एरो पैरेलल दिखा दीजिए या एक ही डायरेक्शन में दिखा दीजिए, वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेटिंग वेक्टर, यही है फेजर। तो इसको आगे हम और भी तरीके से दिखा सकते हैं। अगर इनके फेज में डिफरेंस फाई होगा तो थोड़ा सा ऐसे दिखा देंगे, 90 डिग्री होता है तो ऐसे दिखा देंगे, जो लीड करेगा उसको ऊपर दिखाएंगे और जो लैग कर रहा है उसको नीचे दिखा देंगे, जो लैग करेगा उसे नीचे दिखाएंगे, जो लीड करेगा यहीं से ऊपर दिखा देंगे। यही है फेजर डायग्राम। क्लियर, ये फेजर है एरो, और जो डायग्राम बनता है वो फेजर डायग्राम होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको फेजर और फेजर डायग्राम
क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप लोग यहाँ पढ़िए इसको, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।